गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संसाधन भूगोल में संसाधन भूगोल की परिभाषा, संसाधनों के लिए आवश्यक मानक जानने के बाद सिलेबस में आगे बढ़ते हुए हम आज बात करेंगे फॉरेस्ट्स यानी वन संसाधन की। क्या खासियत है जो वन संसाधन यानी मनुष्य की आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा करते हैं और संसाधन बनते हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं, इनका विश्व वितरण और इनका कंजर्वेशन, इनका संरक्षण आपके सिलेबस में है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फॉरेस्ट्स की इम्पोर्टेंस की और उनको प्रभावित करने वाले कारकों की। देखिए, सर्वप्रथम ये जानना जरूरी है कि फॉरेस्ट है क्या। फॉरेस्ट एक भूमि का वह भाग है जो कि पेड़ों से सघन रूप से आच्छादित होता है और इसे वुड्स या वुडलैंड भी कहा जाता है। फॉरेस्ट स्थल भाग का लगभग 30% भाग आच्छादित करते हैं और प्लैनेट अर्थ का यानी संपूर्ण पृथ्वी का 9.4% भाग कवर करते हैं। ऐसी क्या खासियत है, ऐसी क्या अहमियत है जो फॉरेस्ट संसाधन की श्रेणी में आते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में संसाधन की कसौटी पर खरे उतरने के जो पैरामीटर्स देखे थे, उनमें सर्वप्रमुख था मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ण करना। तो ये फॉरेस्ट वन न केवल मनुष्य को आर्थिक सहयोग देते हैं, अपितु मनुष्य के जीवन यापन के लिए आवश्यक पर्यावरणीय संतुलन भी बना के रखते हैं। जैसा कि स्लाइड में स्पष्ट है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के सिंक मतलब वह स्थान जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की अतिरिक्त मात्रा को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और शुद्ध ऑक्सीजन पुनः छोड़ते हैं, जिसे मनुष्य के लिए आवश्यक माना जाता है। तो विश्व में जहां भी वनीय भाग हैं, विशेष रूप से अमेज़न कॉन्गो नदी के जो सदाबहार वन क्षेत्र हैं, वो सबसे बड़े कार्बन डाइऑक्साइड सिंक का काम करते हैं, जिससे पूरी पृथ्वी का इको बैलेंस, पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है। इसी श्रृंखला में वनीय क्षेत्र, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, चूंकि उनका आश्रय स्थल है विभिन्न जैव विविधता का, विभिन्न जीवों की प्रजातियों का और उनके संख्या दोनों से संबंधित है। और इसी हेतु, इसी कारण बायोडायवर्सिटी का शेल्टर, उनका आश्रय, उनका कंजर्वेशन साइट इन वनों को कहा जा सकता है। इसी क्रम में पर्यावरणीय जो सर्विसेज मनुष्य को चाहिए, क्लीन वाटर जो हमारी बेसिक नीड है, डिजास्टर के अगेंस्ट जो एक रेजिलेंस है, रिक्रिएशन यानी मनोरंजन की दृष्टि, पर्यटन की दृष्टि से, कल्चरल स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के दृष्टि से भी वन का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे अहम बात जो कि डायरेक्ट बेनिफिट कहा जा सकता है, वो है सस्टेनिंग लाइवलीहुड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फॉरेस्ट विश्व की जनसंख्या को वुड्स, ईंधन, नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स
उपलब्ध कराते हैं मनुष्य को अपनी आवश्यकता से। जब से अग्नि का आविष्कार हुआ, जब से अग्नि की बारे में जानकारी हुई, तब से वृक्षों का इस्तेमाल अनवरत मनुष्य ने किया। आज भी चाहे डोमेस्टिक घरेलू उपयोग के लिए अथवा आर्थिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हम कहें या फ्यूल के रूप में कहें, इन सब हेतु बहुत अधिक मात्रा में फॉरेस्ट वुड उपलब्ध कराता है। और साथ ही इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, इसके जो उत्पाद हैं, चाहे वो कंदमूल के रूप में हो, फल के रूप में हो, वो सभी गौण उत्पाद भी अनेक हैं, जैसे गोंद है, रबड़ है। तो ये कई ऐसे उत्पाद हैं जो कि आर्थिक प्रगति के लिए, मनुष्य के लिए अत्यावश्यक है। देखिए, जो संसाधन है वो पूरी पृथ्वी पर, पूरी धरा पर एक समान वितरित नहीं है। कोई बेल्ट, कोई भाग संसाधनों की दृष्टि से बहुत अधिक रिच कहा जा सकता है और कोई भाग बहुत बैकवर्ड है। तो अगर वनों की दृष्टि से भी बात की जाए तो सर्वत्र पूरी पृथ्वी पर एक जैसे वनीय क्षेत्र नहीं है, जिनका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनमें रिलीफ और क्लाइमेट वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम क्लाइमेट की जहां चर्चा करते हैं, वहां सबसे महत्वपूर्ण आता है अक्षांश और देशांतर की स्थिति। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी गोलाभ की आकृति में है, सर्वत्र एक समान सूर्यातप नहीं मिलता। इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है और इसी तिरछेपन के कारण इक्वेटर पर जो वन मिलेंगे वो चौड़ी पत्ती के होंगे, जिससे वो सूर्यातप को अधिक मात्रा में सहन कर सके और इनमें इनका जो प्रेसिपिटेशन है, इनको जो वर्षा है वो अधिक मिलती है। इसीलिए चौड़े पत्ते होने से इवोट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन जो पत्तियों द्वारा किया जाता है, चौड़ी पत्ती होने के कारण वो भी अधिक मात्रा में होता है। तो ये एक साइकिल की तरह काम करता है। और जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाएंगे, आपको कॉनिफरस या शंकुधारी, अर्थात जिनकी पत्तियां, जिनका आकार शंकु का और पत्तियां नुकीली हैं, नुकीली इसीलिए हैं क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें बहुत तिरछी हैं। इवोट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो, इसीलिए नुकीली पत्तियों के रूप में इनका कन्वर्जन होता है। हार्ड जो पत्तियां हैं बहुत हार्ड निडल टाइप में, निडल की तरह सुई के रूप में हो जाती हैं और इनकी वुड वो सॉफ्ट वुड कहलाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण डिटरमाइनिंग फैक्टर है। यही फैक्टर रिलीफ के संदर्भ में भी कार्य करता है। जैसे जैसे आप सेम यही टेम्परेचर चेंज अगर आप तलहटी से पहाड़ की ऊंचाई तक जाएंगे तो यही सेम चेंज वर्टिकली भी देखने को मिलेगा। अर्थात तलहटी में चौड़ी पत्ती के वन, और जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर जाएंगे मीन सी लेवल से, वैसे वैसे पहाड़ी भागों पर, माउंटेनियस पर आपको शंकुधारी वन देखने को मिलेंगे। इसका एक कारण और है कि वहां पर स्नोफॉल होता है और स्नो ज्यादा इन वृक्षों पर ना टिके ना रुके, इसीलिए भी इनका शेप कॉनिफरस कोन की शेप में होता है। तो ये एक वातावरणीय अनुकूलन है, अर्थात वातावरण के अनुसार वनों के स्वरूप का समायोजन है।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर, इसी तरह सॉइल का फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी बात हमने की है वो है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, यानी अक्षांश देशांतरीय अवस्थिति और रिलीफ फीचर यानी उच्चावच प्लेन से हाइट की तरफ, जो कि वृक्षों की असमानता को प्रभावित करता है। यहां आप इस चार्ट में, इस डायग्राम में बहुत क्लियरली इस बात को इंस्टेट किया गया है कि इक्वेटर पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, जहां पर सूर्य की किरणें साल भर सीधी हैं, बहुत पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो रही, रेनफॉल बहुत ज्यादा है और इंसुलेशन भी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण वन सघन मिलेंगे। और इसमें वन के 3-4 वितान भी मिलते हैं। 3-4 वितान मतलब उनकी कैनोपीज, वृक्षों के सबसे ऊपर के भाग को जोड़ने वाली जो एक रूफ बन जाती है, जो एक छत सी बन जाती है, उसे कहा जाता है कैनोपी। इसी तरह आप जब टेम्परेट जोन में जाएंगे तो आपको कॉनिफरस और टैगा की ओर जाएंगे, यानी और शीत भाग की ओर जाएंगे, और पोलर आइस की जो जोन की तरफ जाएंगे तो आपको टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलेगी। और सेम यही मीन सी लेवल से जब आप हाइट की ओर जाएंगे तो यहाँ पर ट्रॉपिकल, तलहटी में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट यहाँ पर कॉनिफरस का कॉनिकल शेप और अधिक बढ़ जाएगा, और पोलर आइस सबसे उच्चस्थ भाग पर आइस कवर्ड, स्नो कवर्ड या वेजिटेशन की लगभग हम कह सकते हैं बिल्कुल अप्राप्यता देखने को मिलेगी। तो ये आशा करती हूँ ये फॉरेस्ट का ये फर्स्ट वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे इनके डिस्ट्रीब्यूशन की। जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें वो है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, महत्ता है, या ऐसे कौन से लक्षण है जिसके कारण फॉरेस्ट संसाधन की श्रेणी में आते हैं, एलैबोरेट कीजिए। एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, विश्व में फॉरेस्ट या वनों के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का 100 उदाहरण। देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो भी लिखें बहुत सिंप्लीफाई लिखने के बजाय उसको उदाहरण सहित बताइए। यानी अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख देती हूँ कि इक्वेटर पर सूर्य की किरणें सीधी होती हैं और वर्षा पर्याप्त होती है, इसलिए वाष्पोत्सर्जन भी ज़्यादा होता है, बादल बनते हैं, और जो वनीय भाग है उसको पर्याप्त आर्द्रता मिलती है और पर्याप्त मात्रा में हो। तो इनका एग्जाम्पल देने के लिए, उदाहरण के लिए अमेजन, कांगो और इंडोनेशियाई जो भूमध्य रेखीय इंडोनेशियाई जो वनस्पति क्षेत्र है, इसका एग्जाम्पल हमें देना होगा। और दोनों पेपर्स में, मानव भूगोल हो चाहे संसाधन भूगोल हो, इन दोनों पेपर्स में फैक्टर्स के साथ हम जिन भी फैक्टर्स को डील कर रहे हैं उनका एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है, तभी वो आंसर कंप्लीट माना जाएगा। और ज़रूरी है तो मैप अवश्य दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, जिसमें हम बात करेंगे विश्व में वनों के प्रकारों की, उनके वितरण की और उनके कंजर्वेशन की। थैंक यू एंड टेक केयर।